चलिए शुरू करेगा इस। लेट्स गो। ओके, हर हर महादेव मित्रों। अभी हर हर महादेव बोलो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम रिवाइज करने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 बेसिकली कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, उसको मैं पहले मेंशन कर दूं। सबसे पहला पार्ट कंपनीज एक्ट का आएगा कैरेक्टर एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। कैरेक्टर के अंदर 4 केसेस है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ के 8 केसेस है। फिर उसके बाद में हम टाइप्स ऑफ कंपनी में जाएंगे। टाइप्स ऑफ कंपनीज में सभी कंपनीज को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, हम काम के लेंगे, जैसे ओपीसी, पब्लिक प्राइवेट, लिमिटेड अनलिमिटेड, और साथ साथ में जो भी गवर्नमेंट फॉरेन कंपनी है वो वाली। और उसके बाद में समय बचा तो विल गो टुवर्ड्स कि भैया इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस क्या है, सेक्शन 8 कंपनी का प्रोसेस क्या है, और डॉक्ट्राइन्स क्या है। इज इट वेरी क्लियर? तो इतने पार्ट्स के अंदर कंपनीज एक्ट डिवाइडेड है। शुरू करते हैं यहां से। रेडी? आर यू गाइस रेडी? बोलो हाँ है ना? ओके लेट्स गो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मुझे एक बार बताओ कंपनी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है गाइस? जोर से बोलो, कौन से सेक्शन में है? 2 सबसेक्शन नंबर 20। क्या डेफिनेशन है कंपनी का? कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। याद है सबको? बोलो हाँ है ना? सो आपका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से दिखता है, दैट इज कंपनी का डेफिनेशन, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। नीचे प्रीवियस कंपनी लॉ का डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 67 के अंदर दिया है, जिसके अंदर प्रीवियस कंपनी लॉ की लिस्ट दी है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है 1866 का कंपनीज एक्ट, फिर 1882 का कंपनीज एक्ट, फिर 1913 का कंपनीज एक्ट, एंड फिर 1942 का कंपनीज एक्ट, एंड देन 1956। अगर आपको एग्जाम में कंपनी, वैसे तो आएगा नहीं है, पर अगर आपको एग्जाम में कंपनी का डेफिनेशन आता है तो आपने दोनों लिखने हैं, कंपनी भी एंड प्रीवियस कंपनी लॉ भी। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो यस और नो। ये होने के बाद में दूसरी चीज जो जरूरी है वो है कंपनी के कैरेक्टर किसने बोले हैं। 3 बाबा लोग हैं जिन्होंने कंपनी के कैरेक्टर बोले हैं। पहले जस्टिस मार्शल, बाबा मार्शल, वो बोले कंपनी वही आर्टिफिशियल इंटेंजिबल वगैरह। फिर बाबा जेम्स आए, वो बोले कंपनी यूनाइटेड विद कॉमन ऑब्जेक्ट। फिर बाबा लिंडले फट पड़े, बोले कि नहीं मैं बताऊंगा कंपनी क्या है, और 9 कैरेक्टर बोले थे इन्होंने। बोलो हाँ है ना? एक बार 9 के 9 कैरेक्टर्स बोलो कौन कौन से है। सबसे पहला इनकॉर्पोरेटेड एक्शन, एक्शन ना लाइक लोगो एक्शन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, एंड सेपरेट क्या है बोले एक बार उसे प्रॉपर्टी। याद है सबको? बोलो हाँ है ना? ओके, अब इसके अंदर हमने 9 कैरेक्टर देखे थे, वापस एक बार बोल दो। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, सेपरेट प्रॉपर्टी। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो यस और नो। ये होने के बाद में हमने देखा था कि इन पॉइंट्स के अंदर बेसिकली आपने क्या लिखना चाहिए, और मैंने आपको हर एक कैरेक्टर का राइट अप दिया था। याद है सबको? हाँ है ना? मैं आपको 1 मिनट दूंगा, सबके राइट अप पढ़ लो, फिर इनके केसेस देखेंगे। ठीक है? राइट अप सेम ही है बोर्ड के ऊपर, रादर मैं आपको समय देना चाहूंगा कि खुद एक बार रीड करके देखो। गो फॉर इट फास्ट।
शरडन, राइट पढ़ लिया सबने, बोलो सुनो। बोलो हाँ है ना। चलो एक बार वापस से सभी कंपनीज बोल दो। सबसे पहला क्या हो गया वापस, ओके वापस से सभी कंपनीज बोल दो। सबसे पहला कौन सा है, बोले एक बार से, सब कंपनीज नहीं कैरेक्टर्स बोल दो। सबसे पहला कौन सा है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। दूसरा कौन सा है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब सेपरेट लीगल एंटिटी में दो केसेस देखे थे। पहले केस का नाम था सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, और दूसरे केस का नाम था ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग। सोलोमन वर्सेस सोलोमन में अब डिसीजन ही हमारे काम के है, तो हम सिर्फ उसी से स्टिक रहेंगे, फैक्ट्स डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको केस स्टडीज ही देखना है बेसिकली। ये सुनो, सो सोलोमन वर्सेस सोलोमन का डिसीजन क्या था। पॉइंट नंबर 1 सब जन साथ साथ में पढ़ेंगे, 1 2 3 बोलो क्या है। द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अदर देन मेंबर्स, सो इवन अ मेंबर होल्ड 99% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, स्टिल ही इज अ सेपरेट फ्रॉम क्या, बोले एक बार से, कंपनी। इज इट वेरी क्लियर, बोलो हाँ है ना। मतलब मेंबर ने 99% शेयर होल्डिंग भी लिया है तो भी कंपनी और मेंबर अलग है, बोलो हाँ है ना। पॉइंट नंबर 3 1 2 3 बोलो क्या है। द मेंबर्स कैन ऑल्सो होल्ड एनी अदर पोजीशन इन द कंपनी सच एज क्रेडिटर, एम्प्लॉय एक्सेट्रा। साथ में हमने ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग देखा था, तो उसके अंदर केस में ये था कि ली ये पायलट है और उसका कंपनी के साथ कंपेंसेशन कॉन्ट्रैक्ट है रिस्की जॉब के हिसाब से, बोलो हाँ है ना। और उसका जब एक्सीडेंट होता है तो कंपनी से उसने क्या लेना चाहिए, बोले एक बार उसे, कंपेंसेशन। तो फोर्थ पॉइंट था 1 2 3 बोलो क्या है। एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेंबर सेपरेटली विद अ कंपनी इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड कंपनी इज बाउंड बाय द सेम कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो जाएगी, बाइंडिंग। Fifth, so a contention that a member cannot be creditor and cannot claim his debt is invalid in क्या बोले एक बार उसे, law. A member if having an employment compensation contract with the company, it will be considered as क्या बोले एक बार उसे, valid. So ये दोनों केसेस के अंदर हमने ये देखा था कि मेंबर अलग, कंपनी अलग। मेंबर का कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और वो कंपनी से रिपेमेंट भी ले सकता है, कंपेंसेशन भी ले सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन भी ले सकता है। इज इट वेरी क्लियर, जोर से बोलो सुनो। किसी को चाहिए तो इसका फोटो खींच के रखिए, ये डिसीजंस आपको एग्जाम में यूज होंगे फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग, ठीक है, ये चीज को आपने याद रखना। ये होने के बाद हमने सेपरेट प्रॉपर्टी के अंदर दो केसेस देखे थे, एक था ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टैनली। हमने देखा था कंपनी की प्रॉपर्टी या मेंबर के प्रॉपर्टी से सेपरेट होती है, बोलो हाँ या ना बच्चों, ओके और मेंबर्स का कंपनी की प्रॉपर्टी को विदाउट अप्रूवल यूज कर सकते हैं, नहीं। सो केस का डिसीजन पढ़ना, 1 2 3 बोलो क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम द शेयर होल्डर, द शेयर होल्डर शॉल नॉट यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी फॉर देयर पर्सनल पर्पज विदाउट अप्रूवल ऑफ क्या बोले एक बार उसे, कंपनी। क्लियर है, अगर आपको अप्रूवल है और आप प्रॉपर्टी यूज करो ठीक है, बट विदाउट अप्रूवल यूज करने से आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट 1 2 3 बोलो क्या है। इफ अ शेयर होल्डर यूजेस द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी विदाउट द अप्रूवल इट विल बी लायबल फॉर द कंपनसेशन टू द कंपनी। जैसे ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी में जो स्टैनली करके मेंबर था, उसने कंपनी के ग्रामोफोन्स और टाइपराइटर्स को पर्सनल पर्पस के लिए यूज करना शुरू किया था, तो क्या ये अलाउड है, नहीं, तो उसको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, ही विल बी लायबल फॉर डैमेजेस ऑल्सो। इज इट वेरी क्लियर गाइस, जोर से बोलो सुनो। नेक्स्ट वन, फिर हमने देखा था मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। याद है कि आप कंपनी के स्टॉक का इंश्योरेंस खुद के नाम पे ले सकते हो क्या, याद है। टिम्बर कंपनी थी, मैं केस बोलता हूं, टिम्बर कंपनी थी कि टिम्बर कंपनी ने बहुत सारे लकड़े जो थे वो काट के रखे थे ना, जितना टिम्बर काट के रखा था उसका जो ओरिजिनल मेंबर था मकोरा, उसने पूरे कंपनी के टिम्बर के स्टॉक का इंश्योरेंस खुद के नाम पे लिया। मुझे बताओ आप कंपनी की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस खुद के नाम पे ले सकते हो क्या, नहीं, इंश्योरेंस किसके नाम पे चाहिए, कंपनी। क्लियर है, अगर आपने ऐसा किया भी तो इंश्योरेंस वॉइड होगा और आपको प्रीमियम रिफंड कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, रिफंड। आप कंपनी के स्टॉक का इंश्योरेंस खुद के नाम से ले नहीं सकते। तो पढ़िएगा पॉइंट नंबर 1 1 2 3 बोलो क्या है। द शेयर होल्डर शॉल नॉट टेक अ इंश्योरेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी in his own name. In such a case, insurance will be invalid and premium shall be refunded with interest. The property of the company shall be insured in the name of the company only as a separate property. Is it very clear? इससे हमने characteristics of company complete किए थे, 9 के 9 कैरेक्टर और 4 केसेस हमने देखे थे। Is it very clear? सबको याद आ रहा है, बोलो हाँ है ना, everybody yes or no? चलो, अब characteristics of company होने के बाद में हमको जाना था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के ऊपर। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल याद है सबको, ये क्या आ गया, गेम लूप बग रिपोर्ट, ओके ओके। फिर हम गए थे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के ऊपर, याद है बच्चों सबको। चलो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल मतलब कि कंपनी पर्दा है, कंपनी क्या है, पर्दा। कंपनी के पीछे अगर कोई फ्रॉड करता है तो ऐसे सिचुएशन में कौन लायबल रहेगा,
सच अ फ्रॉडुलेंट पर्सन, बोलो हाँ है ना। कंपनी कभी लाइबल होती है क्या? नहीं। तो आ जाइए फटाफट, मैं एक बार केसेस ले लूं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ के। जस्ट वेट। ओके, सो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के केसेस शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल मतलब क्या कि कंपनी को अगर कोई फॉर से देखो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल इज एन एक्सेप्शन टू सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहता है? मेंबर अलग, कंपनी अलग। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहता है? मेंबर कंपनी से सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सेपरेट लीगल एंटिटी कहता है मेंबर का और कंपनी का आइडेंटिटी अलग अलग है। बोलो हाँ है ना। अब अगर किसी ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की, समझो मैंने अपनी कंपनी है लेट्स से वाओ बियर्स, ठीक है, नशे के साथ भी नशे के बाद भी, और मैंने वाओ बियर्स के नाम पे ड्रग्स बेचे, चरस, कोकीन, अफीम, गांजा, जीएसटी लगा के बेचे। 2 लाख का ड्रग्स था, 36,000 जीएसटी लगाया, जीएसटी वाला इनवॉइस भी बनाया रजिस्ट्रेशन के साथ और दिया किसी को। नार्कोटिक्स वाले घर पे आए, सर बोले क्या कर दिया? मैंने बोला क्या किया? बोले सर तुमने ड्रग्स बेचे। बोला मैंने? किधर बेचे? बोले तुमने ही बेचे। मैं बोला किधर बेचे? ये देखो, बोले इनवॉइस, वाओ बियर्स जीएसटी लगा के 2,36,000 के ड्रग्स बेचे। मैं बोला किसका इनवॉइस है? बोले वाओ बियर्स का। बोला अगर वाओ बियर्स लिमिटेड का इनवॉइस है तो वाओ बियर्स अलग, मैं अलग, सेपरेट लीगल एंटिटी। बोले ये क्या? बोला सोलमन वर्सेस सोलमन, कंपनीज एक्ट लेक्चर नंबर 1 देखो जरा एक बार। अरे बोलो हाँ है ना। बोले नहीं सर, अगर गलत काम करते हो तो तुम जिम्मेदार। मैं बोला ये तो बहुत हो गया। अरे ये तो बहुत हो गया, तुम करो तो रासलीला, मैं करूं कैरेक्टर ढीला, ऐसे कैसे? अरे बोलो हाँ है ना। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने बोला कि नहीं, कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी है तो ड्रग्स का जो भी बिल है अगर कंपनी के नाम पे तो कंपनी जेल में जाना चाहिए। ये लो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जेल में जाके रख दो। मुझे एक बात बताओ, चलेगा क्या? नहीं। तो सीधा बात है, आप कोई भी एक्टिविटी करो, अगर लीगल है तो कंपनी के नाम पे जाएगा, इलीगल है तो मेंबर खुद लायबल रहेगा पर्सनली। इसके लिए पहला केस हमने देखा था, कौन सा? दिनशॉ मानिकजी पेटेट। दिनशॉ मानिकजी पेटेट को उनके टेक्सटाइल मिल से तगड़े लेवल पे इनकम आता था, जबरदस्त वाला। और उस वक्त टैक्स एग्जम्पशन स्कीम चल रहा था कि ये पूरा इनकम अगर आप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो पूरा इनकम टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैक्स एग्जम्प्ट। दिनशॉ मानिकजी पेटेट ने 4 कंपनी बनाई आर्टिफिशियल पर्सन, और चारों कंपनी में पूरा डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्ट कर दिया। हालांकि कंपनी कोई बिजनेस कर रही थी क्या? नहीं, सिर्फ नाम के लिए बनाई हुई। और फिर पूरा इनकम जब टैक्स फ्री हो गया तो सेम चारों कंपनी से पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट इनकम है वो एज अ लोन वापस ले लिया। बोलो हाँ है ना। एज अ क्या वापस ले लिया? लोन। तो मुझे बताओ, 4 कंपनी बिजनेस करने के लिए बनाई है, टाइम पास करने के लिए बनाई है? टाइम पास भी नहीं, प्रॉफिट छुपाने के लिए बनाई है। बोलो हाँ है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कंपनी का फॉर्मेशन वैलिड रहेगा? नहीं। तो इसमें हमने पर्दा उठाया 4 कंपनीज का, जो छोटी 4 कंपनीज है ना प्राइवेट, उनका पर्दा उठाया और पीछे देखा कि टैक्स एग्जम्प्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन मतलब टैक्स को खराब करने के लिए, रेवेन्यू को खराब करने के लिए ये कंपनी बनाई है। तो यहां कीवर्ड्स आया था प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, याद है सबको? मैंने कीवर्ड भी लिखवा के दिए थे। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए आप लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ कर सकते हो। मैंने इसका डिसीजन भी लिख के दिया था, बोलो है ना। चेक कर लो एक बार, गो फॉर इट फास्ट, लिख पढ़ लो फास्ट। डन एवरीबॉडी? बोलो हाँ है ना। सबका हो गया है? ओके, सो ये हो गया पहला केस। केस का नाम क्या है बोले एक बार जो से? दिनशॉ मानिकजी पेटेट। इज इट वेरी क्लियर? फिर हम जा रहे थे दूसरे केस के ऊपर, एंड सेकंड केस का नाम है डैमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी ऑफ क्या बोले एक बार जो से? ग्रेट ब्रिटेन। अब केस क्या था मैं पहले उसको समझा दूं। सिंपल अलाइन एनिमी पता है सबको? बोलो हाँ है ना। केस है अलाइन एनिमी के ऊपर बेस्ड। बोलो ये सुनो, क्या हो गया? हाँ, केस है अलाइन एनिमी के ऊपर बेस्ड। केस था वर्ल्ड वॉर में 2 कंपनीज थी जो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करती थी। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में, बोलो हाँ है ना। तो एक कंपनी थी होल्डिंग कंपनी जर्मनी की, और एक कंपनी थी सब्सिडरी कंपनी ब्रिटिश की, या उल्टा ले लो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को प्रॉफिट ट्रांसफर करना चाहती थी, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती थी। तो यहां पे
ब्रिटिश कंपनी ने जर्मन कंपनी का पर्दा हटाया और देखा कि एक्चुअली ये कंपनी तो है ही, पर ये एनिमी कंट्री की कंपनी है, तो इस कंपनी को अलाइन एनिमी का स्टेटस दिया गया। क्या का स्टेटस? अलाइन एनिमी। और इसके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट बोला वो सब वॉइड किया गया। क्या किया गया बोले एक बार? वॉइड। तो यहां हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर रहे हैं अलाइन एनिमी को आइडेंटिफाई करने के लिए। किसको आइडेंटिफाई करने के लिए? अलाइन एनिमी, जिसके साथ वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो जाएंगे? वॉइड। नीचे मैं चाहूंगा एक बार पढ़ लो जो भी इसका डिसीजन हमने लिखा हुआ है। गो फॉर इट फास्ट। इसका राइट अप दिया था ना मैंने पूरा, बोलो हाँ है ना? डन। एवरीबॉडी यस और नो? आगे बढ़े, बोलो हाँ है ना? अब इसके बाद में हमने कौन सा केस लिया था, नाम बोलो? जॉन्स वर्सेस क्या बोले एक बाजू से? लिपमैन। इसके लिए मैंने आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एग्जांपल दिया था, रीसेल ऑफ ऑलरेडी सोल्ड गुड्स का। अगर आपको याद होगा तो रीसेल ऑफ ऑलरेडी सोल्ड गुड्स के अंदर गुड फेथ ओनर जो थर्ड पर्सन होता है उसको टाइटल मिलता है। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो हाँ है ना? समझो मैंने ए ने गुड्स बेचे बी को, ए ने सेम गुड्स सी को बेचे, तो टाइटल किसको मिलना चाहिए? सी को, अगर सी गुड फेथ में है तो। इसी चीज के भरोसे के ऊपर जोन्स वर्सेस लिपमैन का केस हुआ था। सिचुएशन हुआ, लिपमैन ने एक लैंड था एग्रीकल्चरल लैंड, वो बेचा जोन्स को। किसको बेचा बोले एक बार? से जोन्स को। और जब उसने लैंड बेचा तो उसको पता चला कि यार जोन्स को उसने ये लैंड बहुत कम रेट पे बेचा है। ये लैंड उसको जोन्स को उसने ये लैंड बहुत कम रेट पे बेचा है, बहुत सस्ते रेट पे बेचा है। तो अब लिपमैन लैंड को सेव करना चाहता था। तो लिपमैन ने क्या किया, कुछ कंपनी बनाई खुद के नाम से, और खुद के और उसके लॉयर ने और उसने मिलकर कंपनी बनाई, और सेम लैंड को उन्होंने कंपनी को बेच दिया। और बाद में ये क्लेम किया कि भैया ये कंपनी एक्चुअल लैंड के ओनर है, तो ओनरशिप जोन्स के पास नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि रीसेल ऑफ ऑलरेडी सोल्ड गुड्स का प्रिंसिपल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में भी लगता है, और यहां पे इन्होंने ऑलरेडी सोल्ड प्रॉपर्टी को वापस रीसेल किया। तो यहां पे लिपमैन क्लेम कर रहा था जो कंपनी ये गुड फेथ ओनर है, इसलिए उसको एक्चुअल लैंड का ओनरशिप मिलना चाहिए, जोन्स को नहीं। तुमसे एक बात बताओ, किसको ओनरशिप मिलना चाहिए, जोन्स को या कंपनी को? जोन्स को, क्योंकि हम कंपनी का पर्दा अगर उठाए तो हमें पीछे कौन दिखेगा बोलो एक बार? लिपमैन। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट और इम्प्रॉपर कंडक्ट। आपने कीवर्ड्स याद किए होंगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट। याद है सबको? बोलो हाँ है ना? इसके साथ एक और केस इम्प्रॉपर कंडक्ट और फ्रॉडुलेंट के ऊपर एक और केस देखा था, गिलफोर्ड मोटार कंपनी वर्सेस हॉर्न। याद है सबको? बोलो हाँ है ना? एक कंपनी थी गिलफोर्ड मोटार कंपनी, उसका एम्प्लॉय था हॉर्न। हॉर्न ने जब कंपनी से रिजाइन किया तो उसके रेजिग्नेशन के कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया था कि वो कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करेगा। हॉर्न कभी भी कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हॉर्न खुद होके सॉलिसिट नहीं कर सकता था। मुझे एक बात बताओ, क्या हॉर्न खुद होके को सॉलिसिट कर सकता था? नहीं। तो हॉर्न ने क्या किया? हॉर्न ने गेम खेला। हॉर्न खुद होके सॉलिसिट नहीं कर सकता था, ये प्रोहिबिटेड था। तो हॉर्न ने मॉर्गन नाम की कंपनी फॉर्म की, और मॉर्गन नाम के कंपनी के बिहाफ पे कस्टमर्स को सॉलिसिट करना शुरू किया। मुझे बताओ, क्या ये सॉलिसिटेशन अलाउड है? नहीं। आप अगर मॉर्गन कंपनी का पर्दा उठाओगे तो पीछे कौन दिखने वाला है? हॉर्न, जो प्रोहिबिटेड है। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो इस केस को हम कहते हैं फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। साथ में इसका रेफरेंस था सॉलिसिटेशन ऑफ कस्टमर्स। इज इट वेरी क्लियर? इसके पूरे राइटअप आपने लिखे होंगे, एक बार चेक कर लीजिए और फटाफट रीड कर लीजिए। देखो यहां पे मैं भी दिखा दूं, गिलफोर्ड मोटार कंपनी वर्सेस हॉर्न। चाहिए तो किसी को फोटो खींच लीजिए। पढ़ लीजिए फास्ट। सब क्या हो गया है गाइस? पढ़ लिया सबने? जोन्स वर्सेस लिपमैन भी पढ़ लीजिए। Creation of a company to save the goods or property which is already sold under a contract of sale is a void. Such a company is just a well.
वो सिर्फ क्या है, पर्दा। एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय सच अ कंपनी फॉर गुड्स और प्रॉपर्टी विल बी कंसीडर्ड एज केवल एक बार उसे वॉइड इन लॉ। समझ में आया पक्का, हाँ है ना। ये होने के बाद हम नेक्स्ट केस के ऊपर गए थे, 7-8 केसेस हमने देखे थे, बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट केस था आपका कौन सा, दैट इज रिगार्डिंग मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट्स कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट्स कमीशन। याद है सबको, होल्डिंग कंपनी ने अप्लाई किया था ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के लिए। होल्डिंग कंपनी काय के लिए अप्लाई किया था, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस। जो ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कंपनी, अंग्रेजों के जमाने का केस है, अभी जो हमारा आरटीओ है, रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस, उसको पहले ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन कहा जाता था ब्रिटिशर्स के जमाने में। तो ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन ने ट्रांसपोर्ट लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया, तो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी बनाई और सब्सिडरी के नाम पे ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। मुझे एक बात बताओ, सब्सिडरी का पर्दा उठाओगे तो पीछे कौन दिखने वाला है, होल्डिंग, जो ऑलरेडी रिजेक्टेड है। तो क्या सब्सिडरी को लाइसेंस मिलेगा या रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट होगा। बस यही केस था। इज इट वेरी क्लियर। तो मैं चाहूंगा एक बार इसका भी टेक्स्ट पढ़ लीजिए फास्ट। इसके अंदर मैंने कीवर्ड्स क्या दिए थे, पब्लिक पॉलिसी, याद है, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि लाइसेंस इज अ पब्लिक पॉलिसी। ये वर्ड्स एग्जाम में आने ही चाहिए बच्चों। हाँ, ये कीवर्ड्स जो है, वो कीवर्ड्स जानबूझ के इसलिए लिख के दिए, ये तुम्हारे हेडिंग्स बनने चाहिए या तो फिर ये एग्जाम में आंसर राइटिंग पॉइंट में आनी चाहिए। ये वर्डिंग नहीं आएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, अलाइन एनिमी, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इज इट वेरी क्लियर। ये मॉड्यूल के वर्डिंग्स है, ठीक है, रीड कर लीजिए। लाइव स्ट्रीम में समझ में आ रहा है कि कंफर्म बोलिए मुझे प्लीज। डन गाइस, बच्चों बोलो हाँ है ना। ओके, ये होने के बाद हम बढ़ गए थे आगे। अगला, अच्छा, इसके अंदर हमारा कीवर्ड क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट था वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। याद है सबको, होल्डिंग कंपनी के नाम पे कुछ वर्कर्स आए थे लगभग 20, और इंडिया में लॉ है, बहुत अच्छा सुनना, इंडिया में लॉ है कि अगर आपके नंबर ऑफ वर्कर्स 20 एंड अबाउ चले जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपको पेमेंट ऑफ बोनस करना ही पड़ता है, मतलब आपका खर्चा एज ए कंपनी बढ़ जाएगा। तो कंपनी को खर्चा बढ़ाना नहीं था, तो कंपनी को 20 से ज्यादा एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं करने थे, क्योंकि 20 के ऊपर जाएंगे तो बोनस देना पड़ेगा कंपलसरीली। तो कंपनी ने होल्डिंग कंपनी के नाम पे 20 एम्प्लॉय अपॉइंट किए। जब वो बढ़ गए तो सब्सिडरी बना के सब्सिडरी के नाम पे भी 20 एम्प्लॉय ले लिए। एक्चुअली दोनों एम्प्लॉय मिलकर एक ही काम कर रहे हैं एक ही कंपनी के लिए, पर सिर्फ बोनस एक्ट को एवॉइड करने के लिए इन्होंने सब्सिडरी बनाई। अब सब्सिडरी का पर्दा हटाओगे तो कौन मिलेगा, होल्डिंग, जो एक्चुअली लॉ को एस्केप करने की कोशिश कर रहा है। और यहां वर्कमैन के वेलफेयर लेजिस्लेशन से आप छेड़खानी कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में इसको वॉइड करार दे दिया गया। कीवर्ड्स है प्रोटेक्शन ऑफ वर्कमैन वेलफेयर लेजिस्लेशन। एक बार सब जन बोलो, क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कमैन वेलफेयर लेजिस्लेशन। सब्सिडरी कंपनी का क्रिएशन यहां वॉइड है। इज इट वेरी क्लियर। चलो, ये होने के बाद में लास्ट वाला केस और कोई देखा था हमने, इतने ही थे ना, बोलो हाँ है ना। चलो, सो दिस मच केस ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। 7-8 केस देखे। सबसे पहले केस का नाम वापस बोल दो, दिनशॉ मानिक जी पेटेंट। कीवर्ड क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। दूसरे केस का नाम डैमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर, क्या था, अलाइन एनिमी। तीसरा जोन्स वर्सेस लिपमैन गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस ऑन, क्या वर्ड था, इम्प्रॉपर कंडक्ट और फ्रॉड। चौथा मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री, क्या है कीवर्ड्स, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कमैन वेलफेयर लेजिस्लेशन। इज इट वेरी क्लियर गाइस, जोर से बोलो ये सुनो। ये होने के बाद में फिर हम बढ़ गए थे आगे। हमारा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल यहां खत्म हुआ था। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल खत्म होने के बाद हम चले गए थे टाइप्स ऑफ कंपनी के ऊपर, याद है बच्चों। और टाइप्स ऑफ कंपनी के लिए मैंने आपको मेमोरी टेक्निक दिया था, याद है, क्या था, आयला मेरी काऊ। याद है सबको बच्चों, बोले सुनो, आयला मेरी काऊ याद है ना। ओके, आयला मेरी काऊ पर से जरा बताइए टाइप्स ऑफ कंपनी कौन कौन से। आय पर से इनकॉर्पोरेशन, ला पर से लाइबिलिटी, मेरी पर से मेंबरशिप, सी पर से कंट्रोल, ओ पर से ओनरशिप, ओ पर से ऑब्जेक्ट, डब्ल्यू पर से वर्किंग। मुझे बताओ इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से कंपनी कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 3, चार्टर्ड, स्टैट्यूटरी, रजिस्टर्ड। याद है सबको। कैन यू टेल मी व्हाट इज चार्टर। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसमें से कोई काम की नहीं है, तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज चार्टर कंपनी, कंपनी हैविंग अ स्पेशल राइट। किसने दिया स्पेशल राइट, किंग, क्वीन, डिक्टेटर, गवर्नमेंट। इनमें से कोई भी अगर किसी कंपनी को स्पेशल राइट दे दे
तो चार्टर कंपनी, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने स्पेशल राइट दिया था गवर्नमेंट सेट करने के लिए, बोलो हाँ है ना, जिन्होंने इंडिया के ऊपर उसी के थ्रू राज किया, बोलो ये सुनो, दैट इज अ चार्टर कंपनी। कौन सा कंपनी? चार्टर। दूसरा कंपनी कौन सा होता है? स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब जो स्पेसिफिक लॉ के अंदर, स्पेसिफिक पार्लियामेंट्री एक्ट के अंदर बनी है। एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, मतलब पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बना 1955 का, उसके अंदर हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट किया। एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अंडर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, याद है सबको? हाँ है ना, मतलब पहले एलआईसी एक्ट बना, उसमें हमने एलआईसी बनाया। सो कभी भी आप किसी जैसे आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसके लिए लॉ बना है 1949 में आईसीएआई एक्ट, पर सिर्फ ये है कि आईसीआई इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड नॉट अ कंपनी, तो उसको स्टैट्यूटरी कंपनी नहीं बोल सकते, पर स्ट्रक्चर तो सेम है, बोलो हाँ या ना। तो ये चीज को याद रखना। स्टैट्यूटरी, व्हाट इज रजिस्टर्ड कंपनी? 220, कंपनी मींस अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। इज इट वेरी क्लियर? फिर हम गए थे दूसरा, अनलिमिटेड कंपनी, और दूसरा कौन सा? लिमिटेड। ये भी पूछने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। अनलिमिटेड कंपनी मतलब बोलो, व्हाट इज अनलिमिटेड कंपनी? वेयर देयर इज नो लिमिट ऑन लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। याद है सबको? बोलो हाँ है ना, कि कंपनी के मेंबर्स के लाइबिलिटी के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, तो ऐसे कंपनी को हम क्या कहते हैं? बोले एक बात से, अनलिमिटेड कंपनी। याद है? बोलो हाँ है ना। अब इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये देखो, ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी हमने एग्जाम्पल लिया था बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। हमने एग्जाम्पल लिया था मां शक्ति कि दिवाला लिमिटेड इज अ काइंड ऑफ कंपनी, लिमिटेड या अनलिमिटेड दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसके लाइबिलिटी 100 करोड़ थे, जोर से बोलो, इसके लाइबिलिटी कितने करोड़ थे? 100, और इसके एसेट 70 करोड़ थे। अनपेड लाइबिलिटी इसकी कितनी थी? बोले एक बार, 30 करोड़। अब अगर दिवाला लिमिटेड, अगर ये लिमिटेड कंपनी है, अगर ये कौन सी कंपनी है? बोले एक बार, लिमिटेड, तो ये जो 30 करोड़ के अनपेड लाइबिलिटी है 30 करोड़ की, ये क्या हो जाएगी? बैड डेट, बिकॉज लिमिटेड कंपनी है, ऑलरेडी लिमिटेड लाइबिलिटी पे ऑफ हो चुकी है शेयर के फॉर्म में। इज इट? बोलो हाँ है ना। लेकिन अगर दिवाला लिमिटेड अगर अनलिमिटेड कंपनी है, तो ये जो 30 करोड़ लाइबिलिटी पेंडिंग है कंपनी की, ये शेयर होल्डर्स के पर्सनल असेट से दी जाएगी। द पर्सनल असेट्स ऑफ द शेयर होल्डर, तुम्हारे घर का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने, बच्चे के डायपर, ये सब दाव पे लग जाएगा। याद आया? बोलो हाँ या ना। तो उस कंपनी को हम क्या कहते हैं? बोले एक बार, जो से अनलिमिटेड, जिसमें आपके घर के सभी चीजें दाव पे लग जाते हैं। क्लियर है? इसमें आप कितना रिकवर कर सकते हो? पूरा 30 करोड़, या टिल शेयर होल्डर बिकम इंसॉल्वेंट विच एवर इज लोअर। समझ में आया? पक्का जोर से बोले सुनो। अनलिमिटेड कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? 2 सबसेक्शन नंबर 92। इज इट वेरी क्लियर? फिर जो लिमिटेड कंपनी है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला कौन सा? शेयर कैपिटल, दूसरा कौन सा? गारंटी, तीसरा कौन सा? कॉम्बो। एक शेयर कैपिटल, एक गारंटी, और तीसरा कौन सा है? बोले एक बार, उसे कॉम्बो। समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ है ना। अब शेयर कैपिटल कंपनी मतलब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वहां से लेके आप वाइंडिंग अप तक के पैसा लगा सकते हो, वो है शेयर कैपिटल कंपनी। जैसे आपने अकाउंट्स में एंट्री की होगी, शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल क्रेडिट, फिर शेयर अलॉटमेंट मनी टू शेयर कैपिटल क्रेडिट, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, कॉल पे कॉल, मिस कॉल। तो ऐसे सिचुएशन में वो कौन सा हुआ? शेयर कैपिटल कंपनी। ये देखो, शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट मनी टू शेयर कैपिटल। 10 रुपए का शेयर था, 3 रुपए एप्लीकेशन पे लाए, 2 रुपए अलॉटमेंट पे लाए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे लाए। इस प्रकार से आप टोटल कैपिटल कलेक्ट करते हो, ठीक है। और एंड में बचा कुचा कैपिटल जो 3 रुपए बचा, वो आप एंड में बुलाओगे अगर अनपेड लाइबिलिटी बाकी है तो। दैट कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल कंपनी। अब रिवीजन के अंदर, चैप्टर वाइज रिवीजन में इसको और डिटेल में मेंशन करना थोड़ा मुश्किल है, बट आई होप सो कंसेप्ट पता होगा। नहीं तो फास्ट ट्रैक लेक्चर्स या बैकअप अवेलेबल है, उसमें से देख लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज गारंटी कंपनी? कंपनी स्टार्ट में ही, कंपनी के स्टार्ट में ही आप पैसा नहीं देते हो, आप क्या देते हो? वादा। आप पैसे के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू, लेकिन आप वादा देते हो, बड़े बड़े वादे, कि जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तब अगर लाइबिलिटी असेट से ज्यादा होगी तो मैं वादा देता हूं कि मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। बोलो हाँ है ना। पर कितना कंट्रीब्यूट करोगे? जितना आपने कमिट किया है उतना। आपने बोला 10 करोड़, 10 करोड़। इज इट वेरी क्लियर? फिर बाद में लाइबिलिटी भले ही 30 करोड़ हो, देखो यहां लाइबिलिटी 30 करोड़ की थी पर आपका वादा कितने का था? 10 करोड़। तो आपका बैड डेट हो जाएगा कितना? बोले एक बार, 20 करोड़, क्योंकि आपने वादा सिर्फ 10 करोड़ का दिया था। दैट इज अ गारंटी कंपनी।
तो एक है 221 की गारंटी कंपनी, एक है 222 की शेयर कैपिटल कंपनी। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो यस और नो। नॉर्मली गारंटी कंपनी है, सेक्शन कंपनी होती है, ये भी मैंने आपको बोल के रखा हुआ था। समझ में आया पक्का यस और नो? तो ये दोनों के तीनों के एग्जाम्पल मैंने दिए थे। कॉम्बो कंपनी मतलब जो लिमिटेड बाय शेयर्स है एज वेल एज क्या है बोले एक बार गारंटी। अगर किसी को चाहिए तो ये फोटो खींच के रखिए, ये बाद में आपके काम में आएगा। अगर लिखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, गो फॉर इट फास्ट। और मैंने आपको गारंटी और शेयर कैपिटल का कुछ लिख के दिया है, उसको पढ़ लीजिए फटाफट। हालांकि मैंने बुक के अंदर इसका डिफरेंस भी दिया था कि शेयर कैपिटल और गारंटी क्या है करके। इज इट? चलो लाइव स्ट्रीम में समझ में आ रहा है क्या? ऑब्वियसली मेंबरशिप वाली कंपनीज इंपॉर्टेंट है, सब्सिडरी इंपॉर्टेंट है, कंपनी के सारे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पहले चार्टर्ड स्टैट्यूटरी रजिस्टर्ड छोड़ के। बहुत बढ़िया। शेयर कैपिटल गारंटी का राइटअप दिया था ना मैंने, पढ़ा है ना? चलो डिफरेंस भी लिख के दिया था, प्रोबेबली यस और नो। चलो आगे बढ़े पक्का, बोलो यस और नो बच्चों। ओके, शेयर कैपिटल गारंटी कंपनी के बाद में अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी। और अभी जो काम की कंपनी है वो है ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक एक्सेट्रा। मुझे बताओ ओपीसी की डेफिनेशन क्या है? ओपीसी का सेक्शन कौन सा है? 2 सबसेक्शन नंबर 62। रेड विथ सेक्शन नंबर कौन सा है? 3। हमने ओपीसी का बड़ा चार्ट बनाया था, याद है सबको? बोलो हाँ है ना। सबसे पहला ओपीसी इज अ कंपनी वेयर वन पर्सन इज अ मेंबर। और ओपीसी के नाम में हम जैसे पब्लिक के नाम में लिमिटेड, प्राइवेट के नाम में प्राइवेट लिमिटेड, वैसे ओपीसी के नाम में लिखते हैं प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में ओपीसी। ये ब्रैकेट प्राइवेट लिमिटेड के पहले भी आ सकता है, प्राइवेट लिमिटेड के बाद भी आ सकता है। इज इट वेरी क्लियर? दूसरा मेंबर एंड नॉमिनेशन। ओपीसी में कंडीशन था, ये सेंटेंस याद रखना, a natural person who is not a minor, citizen of India but resident or not can be a member of, क्या बोले एक बार, ओपीसी। आधे बच्चे यहां कंफ्यूज है कि भैया ओपीसी का मेंबर रेसिडेंट होना ही चाहिए, जो प्रीवियस ईयर में 120 डेज रहा है उसी को ओपीसी का मेंबर बनेगा। बेटा डेफिनेशन ने खुद ने बोला है, सेक्शन 3 ने खुद ने बोला है रेसिडेंट और नॉट। उन्होंने जो 120 डेज का डेफिनेशन दिया है कि 120 दिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में रहना चाहिए, ये रेसिडेंस डिसाइड करता है, पर ये रेसिडेंस जो है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। ये कब का प्रोविजन निकल चुका है? 2019 में ये अमेंड हो चुका है। ओपीसी का मेंबर रेसिडेंट नहीं लगता, अदरवाइज सारे एनआरआईज के इन्वेस्टमेंट आप इंडिया से गायब कर दोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अभी रेसिडेंट भी चल सकता है, नहीं भी। हाँ अगर रेसिडेंट है तो वो कैसा दिखना चाहिए, इसलिए बोला है प्रीवियस ईयर में 120 डेज। दैट इज जस्ट इंफॉर्मेशन, नॉट अ क्वालिफिकेशन। इज इट वेरी क्लियर गाइज? यस और नो? अगर ये मैंने बताया था ना, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो यस और नो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, याद नहीं होगा, तो लेट मी शो यू। क्या चल रहा है ये आमी जो तुम्हारा? ओके सो मैं बोर्ड के ऊपर मेंशन करके दिखा दूं आपको। होल्ड, सेक्शन नंबर 3 था, बोलो हाँ है ना। सी दिस, प्रमोटर नहीं, पर्पस नहीं, फॉर्मेशन 3। सी दिस, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सब जन साथ साथ में पढ़ेंगे ये सेंटेंस को। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल वाला सेंटेंस है, फाउंडेशन इंटर दोनों पे सेम है। 1 2 3 बोलो क्या है? ओनली अ नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन मतलब कौन? इंडिविजुअल। हु इज नॉट अ माइनर, मतलब एज इज मोर देन कितना, बोले एक बार, 18 ईयर्स। हु इज एन इंडियन सिटीजन, जो इंडिया का सिटीजन है। मैंने आपको सिटीजनशिप भी डिस्कस किया है वैसे, हालांकि इसकी जरूरत नहीं एग्जाम के लिए, बट याद रखिएगा, वेदर अ रेसिडेंट और अदरवाइज, मतलब रेसिडेंट हो या कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ओपीसी का मेंबर इंडिया में बन सकता है, नॉमिनी भी बन सकता है, या आईसीआई का मॉड्यूल है, ठीक है? तो गलती मत करना। हाँ, फॉर द पर्पज ऑफ जस्ट इंफॉर्मेशन, कि अगर रेसिडेंट है तो कैसा दिखना चाहिए, इंफॉर्मेशन के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए नहीं। उन्होंने लिखा है प्रीवियस ईयर में जो नॉट लेस देन 120 डेज इंडिया में रहता है वो ओपीसी का रेसिडेंट मेंबर बोला जा सकता है। पर ये इंफॉर्मेशन है, क्वालिफिकेशन है क्या? नहीं, कोई भी ओपीसी फॉर्म कर सकता है। इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ या ना। किसी को चाहिए तो सेंटेंस का फोटो खींच के रखिए। चलो डन एवरीबॉडी, बच्चों बोलो हाँ है ना। ओके, अब मैं जा रहा हूं चार्ट के ऊपर वापस अपने, ठीक है? आ जाइए। सो ओपीसी के लिए हमने चार्ट देखा था, यस और नो? सो चार्ट के अंदर रेसिडेंट वाला कंडीशन भी हमारा हो गया, यस और नो? किधर गया वो? खुल जा सिम सिम।
हाँ, रेसिडेंट वाला कंडीशन भी हमारा हो गया, हमने ये भी देख लिया सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पर साथ में ये बोला है कि एक मेंबर एक ही ओपीसी में मेंबर हो सकता है और दूसरे ओपीसी में नॉमिनी होना बेसिकली अलाउड नहीं है, पर आईसीआई ने मेंबरशिप नॉमिनी दोनों एक साथ अलाउ करके रखा है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में मैंने बोला था ये गलत है, पर आईसीआई के हिसाब से आपको लिखना है मेंबर और नॉमिनी बोथ आर अलाउड फॉर वन सिंगल मेंबर। इज इट वेरी क्लियर, यस और नो? मेरा पर्सनल ओपिनियन से मार्क मिलने वाले नहीं है। इज इट वेरी क्लियर, यस और नो? दूसरी बात मैंने ये भी बोला था, अच्छा कुछ बच्चों का दिक्कत ये होता है, सर एक ओपीसी में मेंबर है एक ओपीसी में नॉमिनी है, मैंने बोला ठीक है चल जाएगा, सर फिर प्राइवेट कंपनी में साथ साथ में मेंबर हो सकता है क्या? पब्लिक कंपनी में साथ साथ में मेंबर हो सकता है क्या? बताओ, हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप एक ओपीसी के मेंबर और एक के नॉमिनी हो तो कितने भी प्राइवेट कंपनी कितने भी पब्लिक कंपनी में शेयर होल्ड करो। अब फॉर एग्जांपल मैं ओपीसी का मेंबर हूं या नॉमिनी हूं, तो क्या मैं लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक मार्केट के ऊपर इनके शेयर नहीं खरीद सकता? खरीद तो सकता हूं, तो मैं मेंबर बना ही ना भाई, बोलो हाँ है ना? तो मैं कितने भी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का शेयर होल्डर हो सकता हूं। इज इट वेरी क्लियर गाइस? बोलो हाँ या ना? नेक्स्ट वन, अगली वाली चीज, ओपीसी दो बिजनेस नहीं कर सकता, बैंकिंग सॉरी एनबीएफसी नहीं बन सकता ओपीसी। क्यों नहीं बन सकता एनबीएफसी? क्योंकि, बोलो क्यों नहीं बन सकता ओपीसी एनबीएफसी? क्योंकि इससे बैंकिंग सेक्टर को डैमेज हो सकता है। बोलो हाँ या ना? इसलिए एनबीएफसी बनना अलाउड नहीं है। यस और नो? ये चीज को याद रखना। दूसरा, ओपीसी कौन सा बिजनेस नहीं कर सकता? सेक्शन 8 कंपनी। क्यों? क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी में ही मैक्सिमम फ्रॉड होते हैं जो हम ओपीसी को अलाउ कर नहीं सकते। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो। सबसे आखिरी, ओपीसी में डायरेक्टर कितने रहेंगे? 1 से लेकर 15 तक डायरेक्टर हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं होता, लोगों को लगता है ओपीसी में मेंबर एक ही होता है और डायरेक्टर 15 कैसे? ये आपको इस वजह से लग रहा है क्योंकि आपको ऐसा लगता है मेंबर ही डायरेक्टर होना चाहिए। नहीं, ये कंपल्शन नहीं है। नॉन मेंबर नॉन शेयर होल्डर भी डायरेक्टर हो सकता है एंड एक पर्सन एज ओपीसी 15 डायरेक्टर तक अपॉइंट कर सकता है। 15 के ऊपर भी चलेगा सिर्फ स्पेसिफिक अप्रूवल पे। ठीक है, तो आपके दिमाग में अगर ऐसा है कि मेंबरी डायरेक्टर, डायरेक्टरी मेंबर, मेंबरी प्रमोटर, प्रमोटरी मेंबर, डायरेक्टरी प्रमोटर, प्रमोटरी डायरेक्टर, इसमें से कुछ भी नेसेसरी नहीं है। चाहो तो हो सकते हो, चाहो तो हो सकते हो, पर कंपलसरी है क्या? नहीं। तो एक ओपीसी में एक से ज्यादा डायरेक्टर 15 तक हो सकते हैं, 15 के ऊपर भी अलाउड है स्पेसिफिक अप्रूवल्स पे, वो इंटर लेवल पे आएगा। इज इट वेरी क्लियर गाइस? इस प्रकार से मैंने आपको पूरा ओपीसी समझाया था और हमारा चार्ट खत्म हो गया था। इज इट वेरी क्लियर? चाहिए फोटो खींच लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। ओके, लाइव स्ट्रीम में समझ में आ रहा है? सर इज डूइंग सीए वर्थ इट? ये सवाल है जगह पूछने का, ये जगह है सवाल पूछने का। सीए अगर वर्थ नहीं है करने लायक तो फिर क्या है इंडिया में, वो बता दो जरा। चलो डन एवरीबॉडी। मतलब यूपीएससी में तो फ्रॉड चल रहे, नीट में भी फ्रॉड चल रहे। मैंने आज तक ये नहीं सुना कि सीए में कभी फ्रॉड हुआ एग्जाम का। अब ये वर्थ नहीं है तो अब क्या है पता नहीं। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना है, सीए में फ्रॉड हो ही नहीं सकता। पूछो कैसे? पेपर ही इतने खराब आते, कितना भी पढ़ के जाओ, क्या फ्रॉड करो? बोलो आया ना? चलो, ये चीज होने के बाद में अब हम जा रहे हैं प्राइवेट कंपनी के ऊपर। कौन सी कंपनी बोले एक बार से? प्राइवेट। मुझे बताओ, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन मैंने आपको याद करवाई थी, एक बार डेफिनेशन रीड कर लो प्राइवेट की फास्ट। गो फॉर इट। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन रीड कर लो, फिर एक्शन करेंगे। ये है आपका डेफिनेशन, रीड कर लो। याद आया कुछ? क्या एक्शन था प्राइवेट कंपनी का? 2 सबसेक्शन कौन सा है? 68। अ कंपनी बाई इट्स ए ओ ए। याद आया? एक्शन करो सब लोग नालायक को। लेट्स गो। कंपनी बाई इट्स ए ओ ए, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड। हम दो, हमारे 200। जॉइंट होल्डिंग विल बी काउंटेड एज 1। प्रेजेंट पास्ट एम्प्लॉय शॉल नॉट बी काउंटेड। इन्विटेशन टू पब्लिक इज नॉट अलाउड। मैंने पूरा डेफिनेशन याद करके लिखवाया था आपसे। अरे याद है क्या? गई भैंस पानी में, भैंस का पूरा तबेला गया पानी में। लेट्स गो। फिर मैंने इसका एनालिसिस करवाया था, तोड़ फोड़ एकदम। याद है क्या? ऐसा वाला। सबसे पहले कंपनी बाई इट्स एओए, कंपनी जो खुद के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू। याद आया? कंपनी बाई इट्स एओए। सबसे पहला, रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ द शेयर। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट्रिक्ट? तो मैंने आपको रेस्ट्रिक्ट वर्ड का मीनिंग बताया था। वर्ड यूज किया है रेस्ट्रिक्ट, प्रोहिबिटेड वर्ड यूज नहीं किया है। मतलब कर सकते हो पर थोड़ा थोड़ा।
ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हो पर थोड़ा थोड़ा। पूछो कैसे? सबसे पहले आप मेंबर टू मेंबर शेयर ट्रांसफर अलाउड है। दूसरा, मेंबर ने खुद के रिलेटिव को शेयर देना अलाउड है। तीसरा, प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर देना अलाउड है। प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए एग्जांपल दिया था शार्क टैंक। रिलेटिव के लिए मैंने 2 सबसेक्शन 77 बोला था। 2 स्टेप ऊपर मदर फादर, 2 स्टेप नीचे सन डॉटर, एक आजू एक बाजू ब्रदर सिस्टर। अब इनको इनके मियाँ बीवियों से जोड़ दिया था हमने। ऊपर जोड़ना था क्या? अरे ब्रदर की दुल्हन, सिस्टर का हस्बैंड लिख के हमने काटा था क्योंकि ये रिलेटिव में नहीं आते। पर सन की वाइफ और डॉटर का हस्बैंड ये दोनों के दोनों आते हैं। इनमें से किसी को भी प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर करोगे चलेगा, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? पर पब्लिकली आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। हाँ, शार्क टैंक में प्राइवेट प्लेसमेंट में करना चाहो चलेगा, बिकॉज दोज आर इन्वेस्टर। पर आप आईपीओ पब्लिकली किसी को भी शेयर नहीं दे सकते। इज इट वेरी क्लियर गाइस? दूसरा वाला हमने देखा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में, तो ओपीसी में तो एक ही हो सकता है, प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम कितना? 200। उसके अंदर अगर कोई ज्वाइंट होल्डर्स है, कौन है? ज्वाइंट होल्डर्स, तो हम उनको क्या काउंट करते हैं? 1। मैंने आपको ज्वाइंट होल्डर के लिए मीनिंग समझाया था। अगर 20 शेयर होल्डर 100 शेयर होल्ड कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था ज्वाइंट होल्डर का मीनिंग ये नहीं होता कि 20 शेयर होल्डर 100 शेयर होल्ड कर रहे तो हर एक जन 5 होल्ड कर रहा है। ज्वाइंट होल्डर का मीनिंग होता है 20 शेयर होल्डर 100 होल्ड कर रहे हैं तो हर शेयर होल्डर 100 होल्ड कर रहा है, क्योंकि हर शेयर होल्डर फ्रॉम द 20 शेयर होल्डर हैव इक्वल राइट ओवर द 100 शेयर्स। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो जिसको ये सेंटेंस समझ में आ गया उसको ज्वाइंट होल्डिंग समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि 20 ने 100 होल्ड किए तो हर एक ने 5। हाँ, 20 ने 100 होल्ड किए तो एक ने भी 100 होल्ड किए, 2 ने भी 100 होल्ड किए, 10 ने भी 100 होल्ड किए और 20 ने भी 100 होल्ड किए, बिकॉज हर शेयर होल्डर का हर 100 शेयर्स के ऊपर इक्वल राइट है। इज इट वेरी क्लियर गाइस? फिर भी हम इनको क्या करके काउंट करते हैं? 1। ये होने के बाद में मैंने आपको नेक्स्ट चीज बताई थी कि प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय अगर कोई है तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो शेयर होल्डर है तो हम प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय को शेयर होल्डर नहीं मानते, मेंबर में नहीं गिनते। पर जरूरत यह है कि ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट उसको शेयर देना चाहिए। ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट शेयर मिला है तो नहीं गिनते। अगर समझो बंदा पहले शेयर होल्ड कर चुका है बाद में एम्प्लॉय बन गया तो हम उसको गिनते हैं। अगर पहले शेयर होल्डर बनाए बाद में एम्प्लॉय बना तो हम उसको गिनते हैं। बंदा एम्प्लॉय था, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया और बाद में शेयर होल्ड किए, हम उसको भी गिनते हैं। इज इट वेरी क्लियर? पर ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट जिसको शेयर दिए हम उसको गिनते हैं क्या? नहीं। ये चीज समझने लायक है, ये चीज को याद रखेगा। हमने इसको डिस्कस किया था, याद है? बोलो हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो। इन केसेस को भी हमने लिया था। अगला वाला सबसे आखिरी, इन्विटेशन टू पब्लिक इज नॉट अलाउड। मतलब प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस पब्लिक में इशू नहीं कर सकती, ना आईपीओ के लिए ना ही एफपीओ के लिए। इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए भी नहीं कर सकती, फर्दर पब्लिक ऑफर के लिए भी नहीं। मतलब पब्लिक से इशू कर ही नहीं सकते। किसका? कैपिटल। हाँ, डेड इंस्ट्रूमेंट डिवेंचर वगैरह के लिए कर सकते हैं और उसके लिए लिस्टेड भी हो सकती है, पर कैपिटल पब्लिक से रेज कर नहीं सकती। ये हमने प्राइवेट कंपनी के पूरे डेफिनेशन को रिवाइज किया था। ये चार्ट आपके काम में आ सकता है, हो सके तो फोटो खींच के रखिए, आपके बुक में ऑलरेडी ड्रॉ होगा तो एक बार रेफर कर लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्राइवेट कंपनी का, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके ऊपर सवाल आएंगे। चलो गाइस, डन? बोलो हाँ है ना? एवरीबॉडी यस और नो? प्राइवेट कंपनी का डिस्कशन कंप्लीट करने के बाद हम गए थे पब्लिक कंपनी के ऊपर। बोलो यस और नो? और पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन तो बहुत छोटा सा था ना, यस और नो गाइस? क्या था पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन? पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। बोलो हाँ या ना? एंड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? 7। एंड पेड अप कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब। हालांकि पब्लिक कंपनी का कोई सब्सिडरी है तो हम उस कंपनी को भी क्या कहते हैं? बोले एक बार उसे डीम्ड पब्लिक कंपनी। याद है सबको? बोलो हाँ है ना? और जो पहला सेंटेंस है कि पब्लिक कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट, उसका मतलब यह है कि प्राइवेट कंपनी के जो 3 रिस्ट्रिक्शंस है वो पब्लिक को अप्लाई नहीं होते। याद है बच्चों सबको? जोर से बोलो यस और नो। पब्लिक के बाद हम गए थे स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन पे। स्मॉल कंपनी याद है? आपके बुक के अंदर लिखा होगा या बोर्ड के ऊपर दिया है, कृपया एक बार रीड कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। गो फॉर इट फास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वन मोर टाइम स्टार मार्क करके रखिए। स्मॉल कंपनी पूछने के चांसेस देखो, प्राइवेट, स्मॉल, सब्सिडरी, फॉरेन, गवर्नमेंट, ये 5 डेफिनेशन में से कुछ भी आ सकता है। वापस बोलता हूं, मार्क कर लीजिए। प्राइवेट, स्मॉल, सब्सिडरी, गवर्नमेंट, फॉरेन, ये 5 डेफिनेशन बहुत काम के हैं। एंड ओपीसी, ठीक है?
यही सबसे बड़ी डेफिनेशन है, प्रोबेबली इनमें से सवाल पूछा जाएगा। स्मॉल कंपनी रीड कर लीजिए फर्स्ट। Sure, done guys? बोलो हाँ या ना। और फिर मैंने आपको स्मॉल कंपनी समझाया था क्या है। सबसे पहली बात, स्मॉल कंपनी क्या पब्लिक कंपनी हो सकती है? स्मॉल कंपनी पब्लिक हो सकती है? नहीं। पहला ही सेंटेंस है स्मॉल कंपनी मीन्स कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। तो ये कंपनी हमेशा क्या हो सकती है? बोले एक बार उसे प्राइवेट। तो पब्लिक तो कोई सवाल स्मॉल कंपनी का पैदा नहीं होता। जो प्राइवेट है उसमें भी 3 अलाउड नहीं है। होल्डिंग सब्सिडरी अलाउड नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी अलाउड नहीं है, स्टैट्यूटरी कंपनी अलाउड नहीं है। याद है सबको? फिर बचे हुए प्राइवेट में कौन? ओपीसी एंड नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। इसको आप डिवाइड कर दो पेड अप कैपिटल और टर्नओवर के हिसाब से। अब आपको जो लिमिट दी है 50 लाख से 10 करोड़, वो रेंज है। 2 करोड़ से 100 करोड़ वो क्या है? बोले एक बार, रेंज। और इस रेंज में से हर साल सिलेक्ट किया जाएगा एक लिमिट। जैसे ये है 50 लाख, ये है 10 करोड़, तो इसमें से फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए लेट्स से एमसीए ने सिलेक्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सिलेक्ट किया कितना? 1 करोड़। तो 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए 1 करोड़ वाली सभी कंपनीज, 1 करोड़ तक के पेड अप कैपिटल, मतलब 0 से लेके 1 करोड़ तक के कैपिटल वाली सभी कंपनी क्या हो जाएगी? स्मॉल। तो 50 लाख से 10 करोड़ ये रेंज है, ये लिमिट है क्या? नहीं। इज इट वेरी क्लियर? फिर फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए समझो एमसीए ने लिमिट बोली 5 करोड़, तो 0 से लेके उस साल के लिए 5 करोड़ के पेड अप कैपिटल वाली सभी कंपनी क्या हो जाएगी? स्मॉल। और अगर 27-28 के लिए लिमिट बोली 7 करोड़, तो 27-28 फाइनेंशियल ईयर के लिए 0 से लेके 7 करोड़ तक की सभी कंपनी हो जाएगी स्मॉल। क्या एमसीए कभी ये लिमिट 10 करोड़ के ऊपर बना सकता है? नहीं। इसलिए 10 करोड़ के ऊपर की सभी कंपनी हमेशा क्या रहेगी? बिग, क्योंकि ये लिमिट एमसीए के ऊपर जा ही नहीं सकती। ये लिमिट ही नहीं जा सकती, मतलब 10 करोड़ के ऊपर के सब बिग ही हो गए ना। क्या ये लिमिट 50 लाख के नीचे जा सकती है? 40 लाख? नहीं। इसका मतलब 40 लाख के नीचे के हमेशा सभी कंपनी क्या रहेंगे? स्मॉल। इज इट वेरी क्लियर? सेम विद द टर्नओवर। फॉर एग्जांपल एमसीए ने 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए, अब रेंज क्या है? 2 करोड़ से लेके 100 करोड़। 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए लिमिट रखी 6 करोड़। लिमिट क्या रखी? बोले एक बार, 6 करोड़। तो 0 से लेके 6 करोड़ तक की सभी कंपनी 25-26 के लिए क्या हो गई? स्मॉल। आइडिया क्लियर है? बोलो हाँ या ना। और फिर लिमिट 26-27 के लिए रखी 25 करोड़। 25 करोड़ हो सकती है? हाँ। 100 करोड़ तक अलाउड है। 0 से लेके 25 करोड़ की सभी कंपनी क्या हो गई? स्मॉल। एंड 27-28 के लिए अगर 100 करोड़ रखी तो 0 से लेके 100 करोड़ तक की सभी कंपनी हो गई स्मॉल। क्या 100 करोड़ के ऊपर कभी लिमिट जाएगी? नहीं। तो 100 करोड़ के ऊपर की हमेशा परमानेंटली क्या हो जाएगी? बिग। क्या लिमिट 2 करोड़ के नीचे कभी आएगी? 1.99 करोड़? नहीं। इसलिए 2 करोड़ के नीचे की हमेशा परमानेंटली क्या रहेगी? स्मॉल। इज इट वेरी क्लियर? दोनों कंपनीज के बीच में क्या रहेगा? बोले एक बार, एंड। दोनों कंप्लाई, दोनों कंडीशन में एंड है। पेड अप कैपिटल भी लिमिट में चाहिए, टर्नओवर भी लिमिट में चाहिए। सर हर से फाइनेंशियल ईयर की लिमिट होती है? हाँ बेटा। तो सर इस फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारे एग्जाम के लिए लिमिट क्या है वो बताओ। तो तुम्हारे एग्जाम की लिमिट क्या है? बोले एक बार, 4 करोड़। तो तुम्हें एग्जाम के अंदर स्मॉल कंपनी का क्वेश्चन आया तो ऐसा मत करना सिर्फ 4 करोड़ लिख के आ गए, नहीं। पहले पूरी डेफिनेशन लिखना, ठीक है? स्मॉल कंपनी की पूरी डेफिनेशन, और फिर बोलना कि फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर लिमिट इज 4 करोड़ फॉर पेड अप कैपिटल एंड 40 करोड़ फॉर द टर्नओवर। और फिर 4 एंड 40 करोड़ के हिसाब से आंसर देना है। स्मॉल कंपनी में सिर्फ 4 करोड़ 40 करोड़ लिख के आओगे, मार्क कटेंगे। पहले डेफिनेशन, फिर लिमिट्स, फिर आंसर। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो सर नो। याद रखना बहुत सारे बच्चे गलती करती है, 4 करोड़ 40 करोड़ लिख के आ जाते हैं, गलत। ठीक है?
आपका पहला विद्यार्थी बनो, डेफिनेशन पूरी लिखो, फिर 4 करोड़ 40 करोड़ मेंशन करो और फिर उसको मेंशन करो कि स्मॉल है या बिग है। इज इट वेरी क्लियर? 4 और 40 दोनों कंप्लाई किए तो स्मॉल है, एक भी तोड़ा तो बिग है। इज इट वेरी क्लियर? होल्डिंग सब्सिडरी है तो भी बिग है, स्टैट्यूटरी कंपनी है तो भी बिग है, सेक्शन 8 कंपनी है तो भी बिग है। समझ में आया पक्का? तो ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था स्मॉल कंपनी की सिचुएशन में, प्रोबेबली आई गेस आपको याद होगा। क्लियर है कंसेप्ट? ये होने के बाद अब हम गए थे नेक्स्ट वाले सिचुएशन पे, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट सिस्टर कंसर्न। याद है सबको? बोलो हाँ है ना। सब्सिडरी कंपनी कितने तरीके से बन सकती है? अब मैंने सब्सिडरी और गवर्नमेंट कंपनी को एक साथ पढ़ाया था, याद होगा तो बोलो हाँ है ना। सब्सिडरी कंपनी दो तरीके से बन सकती है, 2 सबसेक्शन 87 में, याद है? 287 में सब्सिडरी कंपनी दो तरीके से बनेगी। पहला, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या कंट्रोल द मेजोरिटी ऑफ क्या बोले एक बार से वोटिंग पावर। दोनों में से कुछ भी किया तो भी आपकी कंपनी होल्डिंग है, और जिसका ये किया जा रहा है वो क्या बन जाएगी बोले एक बार? सब्सिडरी। वोटिंग पावर जो है वो हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर डिपेंड होते हैं। क्या के ऊपर? इक्विटी शेयर्स। एंड कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 10 में से 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर आपने कंट्रोल कर लिया, मतलब एच लिमिटेड का, एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, एस लिमिटेड के 10 डायरेक्टर में से 6 कंट्रोल कर रही है, तो एस लिमिटेड क्या बन जाएगी बोले एक बार? सब्सिडरी। इज इट वेरी क्लियर गाइस? बोलो हाँ या ना। अब ये मैंने आपको होल्डिंग सब्सिडरी समझाया था एक एग्जांपल से, रणबीर कटरीना दीपिका वाला, याद आया? अरे ओ, याद आया नहीं आया? रणबीर लिमिटेड ने 60,000 मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग पावर होल्ड किया दीपिका के, तो दीपिका क्या बन गई? सब्सिडरी। रणबीर लिमिटेड ने कटरीना प्राइवेट लिमिटेड में के 10 डायरेक्टर में से 7 को कंट्रोल किया, तो कटरीना क्या बन गई? सब्सिडरी। बदले में दीपिका ने और कटरीना ने आलिया आलिया लिमिटेड के अंदर कितना होल्ड किया? 30% और 25%। अब देखो, दीपिका के लिए तो आलिया एसोसिएट बन गई ना, क्योंकि एसोसिएट का डेफिनेशन क्या है? 2 सबसेक्शन 6, when one company holds the substantial interest of other company। substantial holding का मतलब है 20% और more voting power। याद आया? बोलो हाँ या ना। तो दोनों के लिए, अब कटरीना के लिए भी आलिया लिमिटेड क्या बन गई बोले एक बार? एसोसिएट। पर दोनों मिलके 30% 25%, टोटल कितना हुआ? 55%। रणबीर के लिए तो आलिया क्या बन जाएगी? सब्सिडरी कंपनी। इज इट वेरी क्लियर गाइस? सबको समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। जोर से बोलो यस और नो। फिर मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे कि अगर समझो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसकी कोई पब्लिक लिमिटेड सब्सिडरी है, तो क्या ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक रहेगी या डीम प्राइवेट हो जाएगी? तो हमने देखा था पब्लिक कंपनी हमेशा पब्लिक ही रहती है, वो डीम प्राइवेट नहीं होती। समझो इस पब्लिक कंपनी की कोई प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी है, तो वो पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी? क्योंकि देखो मेन होल्डिंग कंपनी प्राइवेट है, मेन होल्डिंग कंपनी क्या है? प्राइवेट। तो जो नीचे की सब्सिडरी है वो प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी? तो डीम पब्लिक ही होगी, बिकॉज बीच में पब्लिक कंपनी फंसी है। सिंपली लॉजिक ये लगाओ, पब्लिक का पैसा कहाँ जा रहा है? अगर पब्लिक का पैसा ए लिमिटेड में जा रहा है तो ए लिमिटेड के थ्रू बी प्राइवेट लिमिटेड में भी तो जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगी? डीम पब्लिक। और बी प्राइवेट लिमिटेड की अगर सी प्राइवेट लिमिटेड है तो वो भी क्या हो जाएगी? डीम पब्लिक। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोलो यस और नो। साथ में हमने ये भी देखा था कि अगर दो कंपनीज मिलकर जॉइंट वेंचर बनाती है तो उसको भी हम एसोसिएट कंपनी में काउंट करते हैं, क्योंकि एसोसिएट में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी है, जॉइंट वेंचर भी है। याद है सबको? बोलो हाँ या ना। तीसरा मैंने बोला था कि अगर 2 कंपनीज में कॉमन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कॉमन, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, जिंदगी झंडा होगी दोबारा, या मौत ना मिलेगी दोबारा, बोलो यस और नो। तो ऐसे सिचुएशन में कॉमन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो क्या एक दूसरे की एसोसिएट या सब्सिडरी है? नहीं, दोज आर जस्ट ग्रुप कंपनी अंडर कॉमन मैनेजमेंट। फिर मैंने आपको बोला था कि एक ही होल्डिंग कंपनी के 2 सब्सिडरी है तो उनको हम प्यार से क्या बोलते हैं? सिस्टर कंसर्न। और फिर मैंने आपको फिनिशिंग टच दिया था कि किस प्रकार से आपने सब्सिडरी को देखना चाहिए। फोकस देना। 0 से लेके 20% के नीचे के इन्वेस्टमेंट तक हम उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। 20% से ऊपर या उससे ऊपर 50% के नीचे या उसके इक्वल हम कहते हैं एसोसिएट। 50% के ऊपर 75% के नीचे भी कॉल इट एज अ सब्सिडरी। 75% उससे ऊपर 100% के नीचे भी कॉल इट एज अ सब्सटेंशियल सब्सिडरी, एंड 100% भी कॉल इट एज अ वोनली ओन्ड सब्सिडरी। इज इट वेरी क्लियर? अरे याद आ रहा है? ऐसे भूत जैसे देख रहे हो इधर उधर, जैसे कि क्या नया सब्जेक्ट शुरू कर दिया मैंने। अरे याद आ रहा नहीं आ रहा है? बोलो हाँ या ना। फिर मैंने आपको गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन बताया था। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसके अंदर 51% ऑफ पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय ईदर सीजी और एसजी और बोथ। याद आया बच्चों? अगर याद आया तो मैंने आपको बोला था कि 51% और मेजॉरिटी में फ़र्क होता है।
लाख शेयर्स का 51% होता है 51,000 शेयर, पर लाख शेयर्स का 1 लाख शेयर्स का मेजोरिटी होता है 50,001 शेयर। याद आया? सब्सिडरी के डेफिनेशन में 50,001 शेयर है, गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में 51,000 शेयर्स है। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोलो यस और नो। फिर मैंने बोला था गवर्नमेंट कंपनी का अगर कोई सब्सिडरी है तो उसको भी गवर्नमेंट कंपनी बोला जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? और फिर हमने गवर्नमेंट कंपनी के लिए एक टाइमलाइन देखा था कैसे वर्क करता है। मैंने बोला था गवर्नमेंट का, अगर गवर्नमेंट का सीजी या एसजी का किसी भी कंपनी में 20% से नीचे होल्डिंग है तो उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट इन्वेस्टेड। 20% से ज्यादा और 40% के नीचे होल्डिंग है तो गवर्नमेंट एसोसिएट। 40% या उससे ज्यादा और 51% से नीचे है गवर्नमेंट पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। 51% या उससे ज्यादा है, 75% के नीचे है गवर्नमेंट कंपनी। इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ है ना। एंड 75% या उससे ज्यादा है, 100% के नीचे है गवर्नमेंट सब्सिडरी कंपनी सब्सटेंशियल, और उसके बाद में 100% इज वोनली ओन गवर्नमेंट कंपनी। इज इट वेरी क्लियर? ये दोनों टाइमलाइन से आपको सब कुछ समझ में आ सकता है, चाहिए तो फोटो खींच के रखिए। लाइव स्ट्रीम में समझ में आ रहा है क्या दोनों? मुझे कंफर्म बोलिए, गो फॉर इट फास्ट। लाइव स्ट्रीम में आइडिया क्लियर है? प्लीज बताइएगा। चलो डन एवरीबॉडी, बच्चों बोलो हाँ है ना। ये चीज होने के बाद में अगली चीज के ऊपर हम जा रहे हैं। ये हो गया सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट, सिस्टर कंसर्न। ये सब मीनिंग मैंने आपको बोल दिए। इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट जो, अच्छा गवर्नमेंट कंपनी भी हो गया, बचा कौन सा कंपनी बोले एक बार उसे? फॉरेन। तो फॉरेन कंपनी को एक बार ले लेते हैं। देखो मैंने आपको समझाया था 2 सबसेक्शन 42 फॉरेन कंपनी का। मैंने बोला था कॉमन मैन के हिसाब से फॉरेन कंपनी का मतलब ये होता है जो भी देश के बाहर बनी है वो फॉरेन कंपनी। बोलो हाँ है ना। कॉमन मैन तो बोलता है देश के बाहर बनी मतलब फॉरेन, पर इंडियन लॉ का उस कंपनी से क्या लेन देना जो सिर्फ देश के बाहर बनी है? इंडिया से कोई कनेक्शन भी होना चाहिए। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से, मतलब इंडियन लॉ के हिसाब से, फॉरेन कंपनी का मतलब होता है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी, एलएलपी, कॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूशन। ये 2 सबसेक्शन 11 का बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन है। हाँ 2 सबसेक्शन कौन सा? 11। कंपनी, एलएलपी, कॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूशन। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, बना तो देश के बाहर है पर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है ना वो इंडिया है। एक बार सब जन बोलो, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है? इंडिया। तो ऐसे सिचुएशन में फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली उसका प्लेस अगर इंडिया में है और ऐसे जगह से वो बिजनेस बना रहा है या बिजनेस कंडक्ट कर रहा है फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली, तो हम उसको कौन सा कंपनी कहते हैं बोले एक बार? फॉरेन। और जब हम कह रहे हैं बिजनेस कंडक्ट करना तो उसमें रिक्वायरमेंट्स सिर्फ बिजनेस कंडक्ट के है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेल और परचेस ऑफ गुड्स होना चाहिए। हो सकता है सेल परचेस हो भी ना, फिर भी वो इंडिया में बिजनेस कर रहा हो। जैसे आपने इंडिया में रोल्स रॉयस का शोरूम खोल दिया, बना फॉरेन में है, शोरूम इंडिया में है, हो सकता है साल भर में एक भी ना बेची जाए रोल्स रॉयस। बोलो यस और नो, बट स्टिल इट इज कंडक्टिंग बिजनेस। बोलो हाँ या ना। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस से कोई लेन देन नहीं है। अब एक भी अगर कार नहीं बेची गई रोल्स रॉयस की तो कंफर्म उस साल के लिए लॉस होगा, पर उससे कोई लेन देन है क्या? नहीं है। बिजनेस करते आना चाहिए। और तीसरा, इंडिविजुअल या तो फिर स्टाफ, कोई हो या ना हो, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। अब अमेजॉन ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, हो सकता है बैकग्राउंड में स्टाफ होगा पर ऑनलाइन कोई स्टाफ अवेलेबल है क्या? नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में स्टिल कंसिडर्ड एज अ बिजनेस। ये सब चीजें इररिलेवेंट है। ओनली इंटेंशन टू डू बिजनेस इज नेसेसरी। आप बिजनेस खोल के बैठ जाने चाहिए, बेचा जाए ना बेचा जाए, प्रॉफिट हो या लॉस हो, स्टाफ हो या ना हो, आपका बिजनेस होना चाहिए। अब स्टाफ हो या ना हो के लिए मैंने एग्जांपल दिया था, कई सारे इंटरनेशनल कंपनीज के एयरपोर्ट के ऊपर वेंडिंग मशीन्स होते हैं। वेंडिंग मशीन पता है? वेंडिंग मशीन जिसमें आप पैसा डालो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट बाहर आता है। बोलो हाँ है ना। वहां तो कोई स्टाफ भी नहीं है, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, इसका मतलब बिजनेस हो रहा है ना। इज इट वेरी क्लियर? तो ये मैंने आपको फॉरेन कंपनी का मीनिंग बता दिया था। इज इट वेरी क्लियर गाइस? यहाँ फॉरेन कंपनी गवर्नमेंट कंपनी भी होता है, खत्म। फिर हमने कंपनी जो देखा था वो एज पर वर्किंग देखा था, जिसके अंदर डॉर्मेंट एंड एक्टिव कंपनी था। बोलो हाँ है ना। अब मैं ब्रीफ में बोल दूं, डॉर्मेंट कंपनी मतलब जो इनकॉर्पोरेटेड है पर बिजनेस नहीं कर रही, रिसर्च डेवलपमेंट कर रही है, फैक्ट्री सेटअप कर रही है, मार्केटिंग का प्रोसीजर बना रही है, कोई प्लान बना रही है, पर बिजनेस नहीं कर रही।
ऐसी कंपनी कौन सा स्टेटस ले सकती है? डॉर्मेंसी। मैक्सिमम 5 साल तक स्टेटस अलाउड है, इसको इनएक्टिव कंपनी कहा जाएगा। और इसने सिर्फ मेंटेनेंस के खर्चे करने, मेंटेनेंस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, स्टाफ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एनुअल फाइलिंग, फाइलिंग के एक्सपेंडिचर, बुक्स ऑफ मेंटेनेंस, अकाउंट्स के एक्सपेंडिचर, सेल या परचेज का कोई भी खर्चा होना नहीं चाहिए, तो वो डॉर्मेंट कंपनी है। 5 साल तक डॉर्मेंट, 5 साल के बाद एक तो एक्टिव बन जाओ, नहीं तो लिक्विडेट हो जाओ। इज इट वेरी क्लियर? मैंने आपको डॉर्मेंसी के ऊपर नोट लिखवा के दिया है, एक बार रीड कर लो, गो फॉर इट फास्ट। चाहिए तो ये फॉरेन कंपनी का फोटो भी खींच लो जिनको चाहिए। चलो डन गाइस, समझ में आया डॉर्मेंसी भी? यहाँ आपके टाइप्स ऑफ कंपनीज, डॉर्मेंट और एक्टिव कंपनीज मिला के सब टाइप ऑफ कंपनी होते हैं। खत्म। इज इट वेरी क्लियर गाइस? बोलो यस और नो। और फिर उसके बाद में हम गए थे कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे, याद है सबको? चलो एक बार मेमोरेंडम के फटाफट क्लॉजेस बोल दीजिए मुझे। पहला क्लॉज कौन सा है? नेम। दूसरा क्लॉज कौन सा था? ऑब्जेक्ट। तीसरा क्लॉज कौन सा था? रजिस्टर्ड ऑफिस। चौथा कौन सा? कैपिटल। सब्सक्रिप्शन, लाइबिलिटी, नॉमिनेशन। याद है सबको 7 क्लॉजेस? बच्चों हे भगवान, कहाँ गया मेमोरेंडम? 7 क्लॉजेस थे ना, और हर एक क्लॉज को हमने लिखा भी था। ठीक है, एक बार वापस बोलो, इसमें डायग्राम नहीं दिख रहा है। सबसे पहला कौन सा सब जन बोलो एक बार? नेम। दूसरा ऑब्जेक्ट। तीसरा रजिस्टर्ड ऑफिस, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन, लाइबिलिटी एंड का बोले एक बार? नॉमिनेशन। इज इट वेरी क्लियर? नेम क्लॉज कंपनी का नाम डिसाइड करता है। नाम ऑब्जेक्ट से थोड़ा बहुत सिमिलर होना चाहिए, बोलो हाँ है ना? मुझे बताओ, नेम अब्यूजिव चलेगा क्या? डिसीजिव चलेगा क्या? नेम के अंदर किसी का डिफेमेशन चलेगा क्या? नहीं। क्लियर है? नेम जो है वो सच्चा और अच्छा होना चाहिए। नेम के अंदर रॉयल, इंपेरियल, किंग, क्वीन ये वर्ड चलते हैं क्या? नहीं। ये फाउंडेशन तक ही याद रखना, इंटर पे चेंज हो जाएगा। ठीक है? दूसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज कितने टाइप के होते हैं? 2। एक होता है कौन सा ऑब्जेक्ट? मेन। और दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? एंसिलरी, सप्लीमेंट्री, जो लो या नो कॉस्ट के ऊपर चेंज हुआ जा सकता है। तीसरा क्लॉज कौन सा होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब कंपनी कौन से स्टेट में है। चौथा कौन सा? कैपिटल। और मैंने कैपिटल का आपको डिवीजन देके दिया था, बोलो हाँ है ना? सबसे पहले टाइप का कैपिटल कौन सा आता है? ऑथोराइज। ऑथोराइज में से निकाल दीजिए अनइशूड, तो आएगा इशूड। इशूड में से निकाल दीजिए अनसब्सक्राइब, तो आ जाएगा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब में से निकाल दीजिए अनकॉल्ड, तो आ जाइएगा कॉल्ड अप। और कॉल्ड अप में से निकाल दीजिए कॉल्स इन अरियर्स, तो आ जाएगा क्या बोले एक बार? पेड अप। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो सुनो। और अनकॉल्ड कैपिटल और कॉल इन अरियर्स दोनों मिलकर क्या मिलता है? अनपेड कैपिटल। इज इट वेरी क्लियर? मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया था कैपिटल कैसा दिखता है, याद आया? कैपिटल के बाद में सब्सक्रिप्शन क्लॉज, वंस अ सब्सक्राइबर ऑलवेज अ सब्सक्राइबर, जो कंपनी के पहले मिनिमम शेयर होल्डर होते हैं, जो एक एक शेयर लेते हैं, उन्हें हम सब्सक्राइबर कहते हैं। और लाइबिलिटी क्लॉज, लिमिटेड, अनलिमिटेड, ये तो हमने कंपनी देख लिया, बोलो हाँ है ना? मैं चाहूंगा आपको क्लॉजेस मैंने लिख के दिए होंगे, बोलो यस और नो। एक बार पूरे रीड कर लीजिए फटाफट। किसी को चाहिए तो कैपिटल का फोटो खींच लो।
पढ़ लिया सबने? जोर से बोलो सुनो। चलो, इसके बाद में हमने देखा था प्रमोटर का डेफिनेशन, याद है? प्रमोटर कितने तरीके से बन सकता है? तीन। पहला प्रमोटर बनता है नाम से, दूसरा है काम से, तीसरा है दम से। नाम से मतलब जिसका नाम एनुअल रिटर्न्स एंड प्रोस्पेक्टस के अंदर दिया है वो प्रमोटर है, मतलब जिसका नाम एज ए प्रमोटर एनुअल रिटर्न प्रोस्पेक्टस में दिया है वो प्रमोटर है, दैट इज नाम से। काम से जो कंट्रोल करता है कंपनी के अफेयर्स को, कंट्रोल करना इस काम से, सो कंट्रोल करता है कंपनी के अफेयर्स को, ही इज अ प्रमोटर। और दम से मतलब कंपनी का मैनेजमेंट जिसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अकस्टम्ड टू एक्ट है, कंपनी के मैनेजमेंट को जिसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करना ही पड़ेगा, हम उसको भी क्या कहते हैं? बोले एक बार, प्रमोटर। इज इट वेरी क्लियर? जैसे टाटा में से अब रतन टाटा रिटायर्ड है, पर अगर रतन टाटा कुछ बोले तो पूरे टाटा एंटरप्राइज को सुनना ही पड़ेगा, तो टाटा, रतन टाटा इज अ प्रमोटर। इज इट वेरी क्लियर? तो ये तरीका याद रखिएगा। 2 सबसेक्शन 69 का प्रमोटर का डेफिनेशन है, आप चाहो तो फोटो खींच सकते हो, बहुत काम का डेफिनेशन है, एग्जाम में आ सकता है। लाइव स्ट्रीम में समझ में आ रहा है? प्लीज बोलिएगा। गाइस डन? बच्चों बोलो हाँ या ना। ये होने के बाद में हम बढ़ गए थे आगे, और हमने नेक्स्ट चीज जो देखी थी वो ये थी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किस प्रकार से होता है, और मैंने आपको 7 स्टेप का प्रोसेस लिख के दिया था कि किस प्रकार से कंपनी बनाई जा सकती है। बोलो हाँ या ना। ओके, मुझे बताओ स्टेप नंबर 1, या रीड करते हो एक बार? अगर आपको याद होगा तो स्टेप नंबर 1 मैंने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन लीगली होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ कंपनी होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 के अंदर फाइल्ड विद द आरओसी, क्या क्या फाइल करना है? पहला पॉइंट लिख के दिए थे ना मैंने आपको, एक काम करो पहले रीड करो, बाद में वापस पूछता हूँ, ठीक है? एटलीस्ट रिवाइज हो जाएगा। सब पॉइंट रीड करो, जितने इनकॉर्पोरेशन के सातों पॉइंट लिख के दिए थे, साथ ही लिख के दिए ना? हाँ, साथ में, 7 से 7 स्टेप्स में, याद है? सेक्शन 7 स्टेप्स नंबर्स भी 7। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, उसको स्टार मार्क करके रखना, ठीक है? ये फाउंडेशन में भी इंपॉर्टेंट है, इंटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों जगह पे काम में आएगी। हाँ, इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस। पढ़ लिया सबने? चलो मुझे बताइए, पॉइंट नंबर 1 क्या था? सिलेक्टिंग द कंपनी आफ्टर ऑफ पब्लिक प्राइवेट एंड कौन सा बोले एक बार? ओपीसी। बराबर है? बोलो हाँ है ना। तो ये सेम पॉइंट एक मॉड्यूल का है जो कॉपी करके दिया था। दूसरा पॉइंट क्या था? फाइल करनी चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल करने बोलो? मेमोरेंडम आर्टिकल, डिक्लेरेशन बाय
सो नेक्स्ट हमने देखा था डिक्लेरेशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड क्या बोले एक बार जो है सब्सक्राइबर। वापस डॉक्यूमेंट बोलता हूँ, एमओए फर्स्ट, डिक्लेरेशन बाय सीए में, तीसरा डिक्लेरेशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स, चौथा डिटेल्स, एक और डिक्लेरेशन कि कॉन्विक्टेड नहीं है, फ्रॉड नहीं किया है एक्सेट्रा, और फिर डिटेल्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर, वो डिक्लेरेशन के साथ ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था 3, एप्लीकेशन करना है। फॉर्म नंबर कौन सा बोला था, रफली अगर बोला होगा तो INC 7, किसको अप्लाई करना है, ROC, बोलो हाँ है ना। फिर ROC क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा और आपको क्या देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, याद है सबको, बोलो हाँ या ना। उसके बाद में नेक्स्ट, कंपनी ने ये सभी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखना चाहिए एक जगह पे। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, और अगर आपने फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन दिया या गलत चीज की है तो NCLT आपके खिलाफ प्रोसीडिंग कर सकता है, बोलो हाँ या ना। और NCLT ऑर्डर भी पास कर सकता है 4-5 टाइप के, टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट, बाइंडिंग अप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, डिसोल्यूशन, हाँ या ना। और सबसे आखिरी एनी अदर ऑर्डर एज में बी प्रिस्क्राइब। 7 स्टेप का मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिया था, उसको रट डालना एग्जाम के लिए बहुत काम का प्रोसेस है। इज इट वेरी क्लियर। ये होने के बाद सेक्शन 7 होने के बाद हम बढ़ गए थे आगे। फिर हमने देखा था क्या, बोले एक बार जोर से, शेयर्स के टाइप्स, मेमोरेंडम हो गया, बोलो हाँ है ना, ठीक है। अभी इसके बाद में एक्चुअली अपना थोड़ा मेमोरेंडम का डिस्कशन बाकी है, सेक्शन 8 का डिस्कशन बाकी है। साथ में हमको डिस्कस करना पड़ेगा डॉक्ट्राइन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अल्ट्रा वायरस एंड इंडोर मैनेजमेंट। इज इट वेरी क्लियर। आज हम यहाँ पे रफली स्टॉप करते हैं, कल वापस इन चीज़ों के ऊपर आएंगे और इसमें से कंटिन्यू करेंगे। कल कंपनीज एक्ट हो जाएगा, साथ में हम LLP लेंगे, LLP को भी कंप्लीट कर देंगे, तो प्रोबेबली LLP छोटा है तो कल वो भी हो जाएगा। परसों रफली रिवीजन का लास्ट लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी करते हैं। सॉल्व फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय। घर पे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो ना, राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो नहीं कर रहे हो। चलो, वो प्लेलिस्ट हो गई क्या राइटिंग प्रैक्टिस वाली सर मैं बता रहा हूँ, लिखोगे तो पास देखोगे, हाँ